नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गोविथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 20वां। अब आगे। शाम 4 बजे के करीब विराट ने अपनी फॉर्च्यूनर साकेत थाने के बाहर पार्क किया। फिर एसआई सुलभ जोशी के साथ नीचे उतरकर भीतर दाखिल हो गया। दोनों ड्यूटी रूम में पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ फौरन उठ खड़ा हुआ। माथे तक हाथ ले जाकर दोनों का अभिवादन किया। अलबत्ता सैल्यूट करने जैसी कोई फॉर्मेलिटी किसी ने नहीं निभाई। महावीर साहब बैठे हैं? उसने पूछा। यस सर। कमरा कौन सा है उनका? सामने से दाईं तरफ का पहला। सुनकर दोनों एसएचओ के कमरे तक पहुंचे। फिर विराट ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दे दी। कम इन, भीतर से कहा गया। दोनों अंदर दाखिल हुए, जहां एसएचओ महावीर सिंह अकेला बैठा दिखाई दिया। विराट पर निगाह पड़ते ही वह उठ खड़ा हुआ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। वह मुस्कुराया। मेरे ख्याल से तो साल बीत चुका होगा। 15 महीने बाद, कहकर उसने महावीर सिंह से हाथ मिलाया और उसके इशारे पर सामने एक विजिटर चेयर पर बैठ गया। तुम भी बैठ जाओ भाई, वह सुलभ की तरफ देखकर बोला। या अलग से कहे जाने का इंतजार कर रहे हो? ऐसा नहीं है जनाब, थैंक यू। कैसे आना हुआ? एसएचओ ने पूछा। मुझसे मिलने तो क्या आए होगे? हमारी नौकरी ही ऐसी है यार, रिश्तेदारियां निभाने का वक्त ही कहाँ मिलता है, खास तौर से तुम्हारे एसीबी में ट्रांसफर हो जाने के बाद, है ना? ठीक कहा। चाय मंगाऊं या कुछ और? बोतल मंगा लो, चीयर्स बोलते हैं। महावीर सिंह सकपकाया। सॉरी, मजाक कर रहा था। ओह, मजाक कर रहे थे? कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, विराट बोला। यहाँ हम मधु कोठारी की वजह से आए हैं। कमाल है, इतनी नाउम्मीदी, जबकि केस आज सुबह ही रजिस्टर हुआ है। सब रुतबे का खेल है भाई, इसलिए माइंड करने की जरूरत नहीं है। लड़की का बाप दौलतमंद शख्स है, इसलिए अपने रसूख का जलवा तो उसने दिखाना ही था। बस पहुंच गया गोपालन साहब के पास, जहां से कमिश्नर साहब को फोन पहुंचाया और हमें हुक्म हो गया कि केस थाने से लेकर खुद उसकी जांच करे। अब साहब लोगों का हुक्म तो नहीं टाल सकते ना। ठीक कहा। वैसे पता कुछ नहीं लग पाया है अभी तक, जबकि थाने की आधी फोर्स को मैंने उस लड़की की तलाश में दौड़ा रखी है। ऐसे में मालूम तो तुम लोगों को हैंडओवर करके एक तरह से मैं अपने ऑफिसर पर एहसान ही करूंगा, कहकर वह हौले से हंस पड़ा। ठीक है, करो। सब इंस्पेक्टर माधव तिवारी को बुलाता हूँ। केस वही हैंडल कर रहा है, इसलिए हो सकता है कोई नई बात पता लगने में कामयाब हो गया हो। विराट ने समझाने वाला अंदाज में सिर हिला दिया। महावीर सिंह ने मोबाइल उठाकर कोई नंबर डायल किया, फिर संपर्क होते ही बोल पड़ा। कहाँ हो तिवारी जी? अभी अभी थाने पहुंचा हूं सर। मुझे रिपोर्ट करो। यस सर। एसएचओ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद एसआई माधव तिवारी इजाजत लेकर भीतर दाखिल हुआ और उनका अभिवादन करके जोशी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये विराट राणा साहब है, एंटी क्राइम ब्यूरो से। मैं जानता हूँ सर। मधु कोठारी का केस अब ये हैंडल करेंगे। वो भी जानता हूँ सर। अभी थोड़ा देर पहले डीसीपी साहब का हुक्म होकर हटा हूँ। कुछ प्रोग्रेस की या नहीं अभी तक? जानकारियाँ बहुत देरी जुटा ली है सर, लेकिन काम की उनमें से एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, विराट बोला। जो पता लगा है वही बता दो। कहकर विराट ने जोशी की तरफ देखा तो उसने फौरन पॉकेट डायरी बाहर निकाली और पेन हाथ में लेकर बैठ गया। आज सुबह 8 बजे अतुल कोठारी और उसकी बीवी कनिका ने थाने पहुंचकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी सर। माधव तिवारी ने बताना शुरू किया। वह क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए मामला दर्ज करने से पहले ही उस बात की खबर डीसीपी साहब को दे दी गई थी। आगे जो कुछ हुआ वह साहब के यहाँ पहुंच जाने के बाद ही किया गया। फिर केस का इंचार्ज मुझे बनाया गया और मैं फौरन तफ्तीश में जुट गया। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के तमाम थानों को हमने लड़की की फ़ोटो भेजते हुए उसकी गुमशुदगी की इत्तला दे दी।
मधु कोठारी के नंबर पर हम पहले ही कॉल करके देख चुके थे, इसलिए जानते थे कि वह स्विच ऑफ था या नेटवर्क से बाहर था। इसलिए आनंद फानंद में उस नंबर को सर्विलांस पर भी लगा दिया गया, जो कि डीसीपी साहब के प्रयत्नों से ही मुमकिन हो पाया, वरना तो आप जानते ही हैं वैसे होते होते 1-2 दिन तो गुजर ही जाते हैं, मगर नतीजा 0 ही रहा है ना। अभी तक तो ऐसा ही है सर। खैर, आगे क्या किया तुमने? लड़की के माँ बाप ने बताया कि घर से वह किसी पार्टी में जाने को कहकर निकली थी, साथ ही उसके यार दोस्तों के नंबर भी हमें मुहैया करा दिए गए। हमने उन नंबरों पर भी कॉल करके देख लिया, मगर संपर्क किसी से नहीं हो सका। यानी जो हाल लड़की के मोबाइल का था वही उनके दोस्तों के मोबाइल नंबर का भी था। आगे जब हमने उनसे मिलकर पूछताछ करने की दिशा में कदम उठाया तो पता लगा कि सब के सब अपने घरों से गायब थे और किसी पार्टी में जाने की बात कहकर ही निकले थे। तब हम ये तक सोचने लगे कि सातों के सातों ही किसी दुष्चक्र में फंस गए थे। यानी लड़की और उसके दोस्तों को मिलाकर कुल जमा 7 लोगों को जांच में शामिल किया गया। यस सर। फिर क्या हुआ? हालांकि ये जानकारी हमें अतुल कोठारी ने ही दे दी थी कि आखिरी बार उसका नंबर यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद जिले के एक उजाड़ इलाके में एक्टिव था। बावजूद इसके मैंने टेलीकॉम कंपनी से उसकी लोकेशन हासिल की, जो कि लड़की के बाप के कहे को सच साबित करती थी। आगे मैं एक टीम के साथ उधर पहुंचा तो पता लगा कि वह पूरा का पूरा इलाका खेत खलिहानों से भरा पड़ा था, या फिर दूर दराज में कुछ गांव थे, जिनमें से सबसे नज़दीक में तिमारपुर गांव बसा हुआ था, मगर वह भी मोबाइल की आखिरी लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर है। उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते हुए हमने उस पूरे इलाके को छान मारा, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसका एक कारण ये भी रहा हो सकता है कि कल रात तेज बारिश होकर हटी थी। गांव में पूछताछ की? सरसरी तौर पर बराबर की थी सर, क्योंकि गायब हुई लड़की और गांव के लोगों का स्टेटस एकदम जुदा था। यानी वहां रहते किसी शख्स के साथ उसकी दुश्मनी निकल आना तो दूर की बात थी, कोई उसे जानता भी शायद ही रहा होगा। और कुछ? मोबाइल की आखिरी लोकेशन जिस जगह की थी उससे करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पुराने जमाने की बनी हुई हवेली है, जहां कोई आता जाता नहीं, क्योंकि गांव के लोग उसे शापित मानते हैं। पूछताछ करने पर पता लगा कि उस जगह का मालिक विदेश में बसा हुआ था, इसलिए सालों से वह हवेली एकदम खाली और उजाड़ पड़ी थी। हवेली में कोई खास बात? कोई बड़ी बात तो सामने नहीं आई सर, लेकिन एक ऐसी बात फिर भी है जो मुझे खटक रही है। क्या? वहाँ फाटक पर ताला एकदम नया था, जबकि सालों से वह खाली पड़ी है। यस सर। भीतर जाकर देखा? अभी नहीं सर। क्यों? कैसे जाते सर? ताला जो बंद था। हाँ, सर्च वारंट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाकर आ रहा हूँ, उम्मीद है कल परमिशन हासिल हो जाएगी। फिर अतुल कोठारी भी बड़े विश्वास के साथ कहकर गया था कि कोर्ट से सर्च वारंट हासिल करने में हमारे सामने कोई अड़चन नहीं आने देगा। हवेली के मालिक से कोई संपर्क नहीं कर पाया? नहीं सर, क्योंकि उसका कांटेक्ट नंबर बताने वाला कोई एक शख्स सामने नहीं आया, बल्कि उसका नाम तक नहीं जानता कोई। हाँ, ये कहने वाले कई लोग निकल आया कि आखिरी बार वह 4-5 साल पहले उस हवेली में दिखाई दिया था, जिसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। क्या पता हवेली के खाली होने का फायदा उठाते हुए किडनैपर्स ने लड़की को वहीं ले जाकर बंद कर दिया हो, और ताला क्योंकि उसने तोड़कर खोला था इसलिए वहां नया ताला लगाना उसकी मजबूरी बन गई हो। उस बात की उम्मीद कम ही है सर। अगवा करने वालों को अगर ये पता था कि मोबाइल लोकेशन के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी जरूर मालूम रहा होगा कि लड़की की आखिरी लोकेशन की तरफ हम खास तवज्जो देंगे। ऐसे में वह महज 500 मीटर के दायरे में उसे रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर लड़की को कहीं जिंदा बंद रखने की वजह भी तो हो। फिरौती के लिए अपहरण किया नहीं गया, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कॉल घर वालों तक नहीं पहुंची है। ऐसे में ले देकर उसका जो उद्देश्य दिखाई देता है वह लड़की को नुकसान पहुंचाना ही रहा होगा। इसलिए मेरा दिल कह रहा है कि अंत पंत उसकी लाश ही बरामद होगी। उसी की क्यों, जब साथ में 6 और दोस्त भी लापता हैं। हो सकता है सर, बल्कि ऐसा ही होगा। बाकी
छहों के परिजनों ने कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं? नहीं कराई सर, जो कि कम हैरानी की बात नहीं है। उनमें से 2 के पेरेंट्स से मैं मिल चुका हूँ। दोनों ही पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देते हैं। बल्कि उनमें से एक रोहतास सरदना के बाप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अतुल कोठारी खामखा पुलिस के पास पहुँच गया, क्योंकि रोहतास और उसके दोस्तों की ये बहुत पुरानी आदत है। पुरानी आदत यानी घर से बिना बताए गायब हो जाने की। जी, कहा तो यही था उसने। सबके नाम पतों की लिस्ट तो तुम तैयार कर ही चुके होगे? यस सर। गुड, उसकी एक कॉपी हमें दे दो। साथ में सातों के मोबाइल की जो डिटेल तुम बयां करके हटे हो उसकी भी जेरॉक्स करा लो। 5 मिनट दीजिए सर। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। कुछ समझ में आया विराट? माधव के जाने के बाद महावीर सिंह ने पूछा। सिर्फ इतना ही तिवारी जी की ये अंदेशा सही हो सकता है कि लड़की मर चुकी है, बल्कि उसके बाकी के दोस्तों भी मर चुके हैं। सिर्फ इतना कि तिवारी जी का ये अंदेशा सही हो सकता है कि लड़की मर चुकी है, बल्कि उसके बाकी दोस्त भी मारे जा चुके हैं, जबकि वे लोग सच में कहीं तफरीह पर चले गए हो सकते हैं। जा बराबर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनमें से किसी को अपना मोबाइल ऑन करने का ख्याल न आया हो, क्योंकि आज का यूथ तो टॉयलेट में भी नेट सफरिंग कर रहा होता है। नहीं चाहते होंगे कि किसी को उनकी लोकेशन की खबर लगे। देखते हैं महावीर साहब, हाथ पांव मारेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होकर ही रहेगा। फिर क्षण भर रुककर बोला, अच्छा एक बात बताइए, क्या अतुल कोठारी को कैसे पता लगा कि उसकी बेटी के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी? सपना तो नहीं आया होगा? नहीं, सपना नहीं आया था। हुआ ये कि कल रात 8 बजे की घर से निकली बेटी जब आज सुबह तक वापस नहीं लौटी तो उसने उसे कॉल किया और मोबाइल ऑफ पाकर स्पाई आई पर उसकी लोकेशन चेक की, जिसका सब्सक्रिप्शन वह सालों से लिए बैठा था। तुम्हारा मतलब है पेरेंटल कंट्रोल जैसा कुछ? एग्जैक्टली। आजकल लोग बाग अपने बच्चों की एक्टिविटी पर निगाह रखने के लिए आम ऐसा करते पाए जाते हैं। आगे उसने जब देखा कि मधु का फोन बीती रात 10 बजे से ही नेटवर्क में नहीं था तो उसे चिंता हुई। फिर आखिरी लोकेशन एक सुनसान इलाके की देखकर थोड़ा घबरा सा उठा। उसने एक एक करके उसके तमाम दोस्तों को भी फोन किया और जब उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो सीधा यहाँ चला आया, मगर केस को टिकने फिर भी नहीं दिया थाने में। तसल्ली नहीं हुई होगी, फिर रसूख वाला आदमी है तो उस बात का फायदा उठाने से कैसे चुक जाता। ऐसे लोगों का वश चले तो पूरे देश की पुलिस को सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा दे। चाहता तो आम आदमी भी यही है, बस उसके पास साधन संपन्नता नहीं होती है, इसलिए मन मसूच कर रह जाता है। अभी मौजूद केस की ही बात ले लो। मधु अगर बड़े बाप की बेटी नहीं होती तो केस हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचने की बात तो छोड़ो, उसकी जांच भी महज एक हवलदार कर रहा होता। मजबूरी है विराट, क्या कर सकते हैं।